चलो, इस वीडियो में हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अगर बात करूँ मैं इंडियन इकोनॉमी, इस में ये चैप्टर हमें बताता है 1950 से लेकर 1990 के बीच हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, क्या क्या किया गया। एक तरीके से यहाँ पे आपको हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। 1950 से लेके 1990 तक, 1990 तक क्या क्या हुआ, हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने को मिलेगा। पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को किस तरीके की इकोनॉमी को छोड़ के गए थे, तो ये वहीं से शुरुआत होती है इसकी। यहाँ दे भी रखा है कि 200 साल, ये खाली रीड करना है पन्ना, इसमें रटना नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट खाली समझना है, थोड़ा सा याद हो जाएगा अपने आप ही। दे रखा है कि 200 साल आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 200 साल का ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी इंडिया की, उन मतलब ब्रिटिशर्स की, उससे इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। नाउ इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी था कि हम अपने देश को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें। द बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारी जो बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उसे दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब सरकार को इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिसाइड करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम सरकार फॉलो करेगी। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है मिक्स्ड, और एक होता है हमारा सोशलिस्ट। ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है उसका खाली रोल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, देश को प्रोटेक्ट करना होता है। सारे रिसोर्सेज देश के हमारे प्रोड्यूसर के पास होते हैं, वो उनको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। मोस्टली प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन देश में भलाई नहीं होती, वेलफेयर नहीं होता। ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सारे रिसोर्स होते हैं वो सरकार के हाथ में, सब कुछ सरकार देख रही है, प्राइवेट सेक्टर की वो भी सरकार हैंडल करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के समझ लो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक, गवर्नमेंट सारे फैसले खुद लेगी, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे वो सोशल इकोनॉमी होती है। यहाँ पे वेलफेयर तो होता है लेकिन जीडीपी नहीं होती। और मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो ये इन दोनों का मिक्सचर होती है। इन दोनों के अच्छे अच्छे बेनिफिट्स को लेके एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया गया जो कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम था। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है। ये एक अरेंजमेंट होता है बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व, मतलब किसी भी देश की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को जिस सिस्टम की मदद से अगर हम बात करें तो सॉल्व किया जाता है। अब इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमारे देश ने इन तीनों में से कौन सा अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया। आफ्टर द फ्रीडम, आज़ादी के बाद जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। पहले तो वो लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे। देखो लिखा है कि पहले ये लोग कंफ्यूज थे इस रिगार्ड में कि क्या किया जाए। कुछ लीडर्स जो थे वो सोशल इकोनॉमी चाहते थे, ठीक, हम क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंडीशन देश था, ठीक, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। कैपिटलिस्ट सिस्टम जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें जो था वो गरीब लोगों का इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस ही नहीं था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से ही सारा काम होना था। ठीक, एज अ रिजल्ट जिसका नतीजा क्या निकला गया, मिक्स इकोनॉमी को सेलेक्ट किया गया, एक नई इकोनॉमी सिस्टम बना दिया गया जिसमें बेस्ट फीचर्स ले लिए गए दोनों ही सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, और वो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक, तो एडॉप्शन के बाद, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के बाद हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला काम हुआ हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, हम भी अपने घर में कोई काम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, काम को कैसे कैसे करना है। ठीक, तो इसी तरीके से अब यहाँ तो पूरे देश को डेवलप करने की बात हो रही थी, इतने बड़े देश को, तो उसके लिए भी एक प्लान चाहिए था कि कैसे करा जाए, क्या करा जाए। सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, मतलब डेवलपमेंट तो हर जगह करना था, सब जगह, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, टर्शरी सेक्टर में भी, फॉरेन ट्रेड में भी, लेकिन पहले कहाँ से शुरुआत करें, समस्या ये आ रही थी। तो इसके लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई। इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन। ठीक, इस प्लानिंग कमीशन का हेड जो होता था वो उस समय का करंट प्राइम मिनिस्टर होता था। अब मैं था क्यों कह रहा हूँ उसको हम आगे देखेंगे। ठीक, तो पढ़ लेते हैं, खाली रीड करना है इसको भी, इस पन्ने को भी आपको, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो एक तरीके से एग्जाम में पूछा जा सके। ये भी ज़्यादातर रीड करना है, एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, तो वो रीड करोगे तो उसमें कवर हो जाएगा। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था वो रिवाइव करना हमारे देश की पुअर और बैकवर्ड इकोनॉमी को, जो हमें ब्रिटिशर्स से मिली थी।
इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी था कि हम लोग प्लान करें इकोनॉमी के बारे में, जिसे कहा गया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, चाहो तो ये कर सकते हो, डेफिनेशन असर्शन रीजन में मिल सकती है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो डिफाइन करी जा सकती है as major economic decisions by an authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। मतलब इसके अंदर हम मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के, मतलब पूरे देश का एक सर्वे किया जाता है, इसमें देश की सब समस्याओं को देखा जाता है और जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर पहले फोकस किया जाता है सर्वे के बेसिस पे। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए देश में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, बनाया गया 1950 के अंदर, विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, और उसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही हेड थे। हर कार्यकाल में अपना प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है वो हेड होता है। ऐसे कि करेंटली मोदी जी हैं तो मोदी जी हेड हैं, ठीक। अब प्लानिंग कमीशन तो कैसे है नहीं, उसका नाम चेंज करके 2014 में ही मोदी जी ने नीति आयोग रख दिया था। तो ये चीज़ इसमें यहाँ लिखी नहीं है नोट्स के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना। इन 2014 में, चलो लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, हो सकता है इसमें लिखा भी होगा नोट्स में आगे कहीं ना कहीं, ठीक। प्लानिंग कमीशन शॉर्ट में लिख देता हूँ, वॉज चेंज टू नीति आयोग, लिखा है आगे, ये मुझे याद है, ठीक। तो यहाँ दे रखा है प्लानिंग इज टू डन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्लानिंग जो सरकार ने करी वो कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स थे, उनको हासिल करने के लिए करी है कि स्पेसिफिक टाइम में। इंडिया में जो प्लान्स थे वो 5 साल के लिए बनाए गए, इसलिए इन्हें 5 ईयर प्लान्स भी कहा जाता है। अब वैसे हम अगर बात करें तो हर 5 ईयर प्लान का अपना अलग गोल था। ऑब्वियसली बात है, देश को आज़ाद हुए हुए इतने साल हो चुके हैं, 2025 चल रही है, 1947 में आज़ाद हुआ था, 1950 में इसका पहला बनी गई प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो इसने प्लानिंग करी होगी उस साल 1951 से, उस प्लानिंग पे काम करना शुरू करा होगा, जो हमने बिजनेस में पढ़ा था, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया होगा, ठीक है। तो अब वही दे रखा है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुआ था प्लान का, उसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं, वो 1951 में शुरू हुआ 1 अप्रैल को, और 31 मार्च 1956 को ख़त्म हो गया। अब जो कुछ गोल्स थे, वैसे तो हर प्लान के अलग अलग गोल्स थे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लेकिन कुछ गोल्स जो थे वो हर प्लान में कॉमन रखे गए थे। तो उन कॉमन गोल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। तो 4 बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग, 4 ऐसे बेसिक गोल जो आपको हर प्लान में मिलते हैं। पहला जीडीपी ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बता देता हूँ, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इन पे पूछा गया है और डायरेक्ट ही आता है मोस्टली इंडियन इकोनॉमिक में से, बस थोड़ा सा घूम के आएगा, आपको भाषा पहचाननी होगी और कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो पहला है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, मतलब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाना है। अब जीडीपी को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। जीडीपी को बढ़ाने का मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो भाई तुम, उसके 2 ही रास्ते हैं भाई। प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं ना गुड्स, अभी 100 बना रहे हैं, कल 200 बनाने हैं, तभी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओ, पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा समय में कम सामान बन रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम समय में ज़्यादा सामान बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा हम क्या करें, नए रिसोर्स बेस को ढूंढें, ठीक। तो हमें इसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ देखते हैं यही लिखा है हमारा। तो पहले इसके बारे में रखा है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इस ग्रोथ के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें कंट्री की, हमारे देश की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स को बढ़ाना था। इट मीन्स इसका मतलब था कि इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, की हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल होनी चाहिए, लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज होनी चाहिए, एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। इसके अलावा हमारी इफिशियंसी बढ़नी चाहिए कैपिटल और सर्विसेज से रिलेटेड। खैर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 पॉइंट आप जरूर लिखें अगर 3 नंबर में आता है, पहला और लास्ट के दोनों, ठीक। एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक। जो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का, किसी भी देश का इंडिकेटर होता है वो इंक्रीज इन जीडीपी माना जाता है। जीडीपी की बढ़ती हुई जीडीपी अच्छा इंडिकेटर मानी जाती है। इंक्रीज इन जीडीपी जो है 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, जो मैंने तुम्हें बताया। इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, मतलब फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज, कि हम नए नए रिसोर्सेज को देख के लाएं, और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो आपको इसके अंदर यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 पॉइंट्स मेन लिखने हैं। तो आगे देख लेते हैं। जीडीपी ऑफ द कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी होती है किसी भी देश की, वो अलग अलग सेक्टर्स के बेसिस पे ड्राइव की जाती है। प्लानिंग इन इंडिया वाज डन
सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुली एक्सप्लोर्ड। जो इंडिया में प्लानिंग की गई थी वो इस हिसाब से की गई थी कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ एंड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वॉज कंटिन्यूसली इम्प्रूव। और जो हमारे प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लगातार हम इम्प्रूव करते जाएँ, इंक्रीज़ करते जाएँ। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में और स्ट्रक्चरल चेंज में। कंपोजिशन और चेंज मतलब क्या है? मतलब कंपोजिशन का किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों को मिला के बना है। अब स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब उसके कंपोजिशन में आने वाले चेंजेस से होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लो इंडिया की जीडीपी, अगर मैं बात करूँ 100 रुपये है, 30 रुपये एग्रीकल्चर से, 20 रुपये सेकेंडरी सेक्टर से और 50 रुपये सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। सपोज कर लो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये इसका कंपोजिशन है। अब अगर ये चेंज हो जाए डाटा, 15 एग्रीकल्चर से रह जाए, ठीक, ये 30 सेकेंडरी से हो जाए और 55 सर्विस से हो जाए, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगा। ठीक, जैसे जैसे कोई भी देश बदलता है, मतलब कंपोजिशन हमेशा कुछ ना कुछ होगा देश का। जैसे ही कोई कोई देश डेवलप करेगा, कोई भी देश डेवलप करेगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, द कंपोजिशन ऑफ ईच सेक्टर ऑफ जीडीपी कंट्री मेक्स स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। मतलब हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाता है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जांपल से बताया। ठीक, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का 17.8% कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 25% है, सर्विस सेक्टर का 54% है। ठीक, तो ये इमेजिनरी डाटा लिया था मैंने समझाने के लिए, खाली ये रियल डाटा है, याद कर पाओ तो याद कर लेना। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें, जैसे जैसे कंट्री डेवलप हुई तो कंट्रीब्यूशन था हर सेक्टर का जीडीपी में, मैंने क्या कहा, वो चेंज हो गया। ठीक, वो चेंज होता ही होता है। इसी चीज़ को कहा जाता है स्ट्रक्चरल चेंज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पे जो एग्रीकल्चर था उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर हुआ करता था, अराउंड 50%। लेकिन 1990 आते आते सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक, एंड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन, और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो गया। ठीक, तो यही चीज़ हमारी स्ट्रक्चरल चेंज कहलाती है। तो ये हमारा पहला गोल था हमारा ग्रोथ का। दूसरा गोल आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को दो एस्पेक्ट्स में पढ़ना है, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। मतलब हमें अपने देश को मॉडर्नाइज करना है। मॉडर्नाइज कैसे करेंगे? मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि इंक्रीज करना है हमें अपने देश का प्रोडक्शन, ठीक, थ्रू यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और अपने देश का सोशल आउटलुक बदलना है। मतलब मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्स अ चेंज इन सोशल आउटलुक। हमें अपने देश का सोशल आउटलुक बनना है, जैसे कि जेंडर एम्पावरमेंट करना है, वुमेन्स को और मजबूत करना है, प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, वुमेन्स को मेल्स की इक्वल राइट प्रोवाइड करने हैं। यहाँ लिखा भी है, अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज। एक सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज मानी जाएगी और प्रॉस्परस होगी अगर वो वुमेन्स के टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे वर्क प्लेस के अंदर। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीज़ें हो गई, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और चेंज इन सोशल आउटलुक के अंदर हम जो है अपनी सोसाइटी का सोशल आउटलुक, मतलब आउटलुक जो है वो चेंज करेंगे, जेंडर एम्पावरमेंट, या फिर हम इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को। अगला था हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़े होना। ठीक, अगर इसकी बात करें, इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल असिस्टेंस की नीड को ख़त्म करना था। मतलब एक टाइम ऐसा आया था हमारी आज़ादी के बाद, जब हमारी जो थी चाइना से और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। तो उस समय के टाइम पे वॉर ही चल गई थी, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उस समय के टाइम पे हमारे देश में भुखमरी भी फैली हुई थी। तो यूएसए हमें जो है खाना प्रोवाइड करता था, एक तरीके से कह लो सब्सिडाइज रेट पे या फिर फ्री में भी खाना भेजा करता था हमारे देश के लिए। तो यूएसए ने उस समय के हम लोगों को एक धमकी दी थी कि अगर तुमने अपनी जंग पाकिस्तान से नहीं रोकी या चाइना से नहीं रोकी तो हम आपको दी जाने वाली फूड सप्लाईज को बंद कर देंगे। तो इसी पॉइंट को लेके उस समय ये गोल भी जो था वो हमारे देश के अंदर रखा गया कि हमें फॉरेन इंटरफियरेंस कम करना है। मतलब जो हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हम स्विंग मशीन भी बाहर से मंगा रहे हैं, कार भी बाहर से आ रही है हमारे देश में, साइकिल भी बाहर से आ रही है, ये सब चीज़ें हम अपने देश में बनाएंगे। अब सरकार का ये कहना था हम सेल्फ डिपेंडेंस बनेंगे, हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा, अब जब हमें किसी दूसरे देश की मदद की ज़रूरत नहीं होगी तो वो हमारे देश के अंदरूनी मसलों में दखल भी नहीं दे पाएगा, तो उससे फॉरेन इंटरफियरेंस भी कम होगा। तो ये इसलिए सेल्फ रिलायंस नाम का गोल रखा गया। इट मीन्स, तो यहाँ ये दे रखा है, इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब कि जो ज़रूरत है हमें विदेशों की, दूसरे देशों की, वो ख़त्म करनी है। डेट इज़ टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्स। मतलब हमें अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही खुद
खुद को डेवलप करना है। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर नेसेसरी एंड गिवन प्रायोरिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान्स। शुरुआत के 7 प्लान्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना और फॉरेन इंटरफियरेंस को अवॉइड करना। तो ये हो गया। चौथा और आखिरी जो था वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी मतलब समाज में बराबरी होनी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ का, मॉडर्नाइजेशन का, सेल्फ रिलायंट का, वो थे ताकि हम अपने देश के लोगों की काइंड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाए जिसमें लोग जी रहे हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट था कि ये पक्का करना कि जो बेनिफिट्स हैं किसके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, मतलब जो भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट कर रहे हैं अपने देश को, इससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो देश के सारे सेक्शंस को मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अकॉर्डिंग टू इक्विटी के अकॉर्डिंग एवरी इंडियन मीट ही सॉर्ट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन और हेल्थ। इसके अकॉर्डिंग देश के हर इंसान को बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ ये मिलनी चाहिए। इक्विटी मीन्स इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। इक्विटी का मतलब था कि जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है इसको भी कम करना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बुक में खाली इसे रीड कर लेना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर समझ में आ जाएगा, इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सक्सेस ऑफ प्लानिंग आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसे हम ख़त्म कर देते हैं। आगे दे रखा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक, अब 1950 से लेके 1990 तक इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर 5 ईयर प्लान्स के अंदर एग्रीकल्चर को क्या क्या किया गया डेवलप करने के लिए, हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है हमें, अगर हम बात करें लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट इन 1965। देखो वही वाला पॉइंट आ गया। 1965 में हमारे देश में लो प्रोडक्टिविटी के कारण हमें अमेरिका से फूड को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी वजह से सेल्फ रिलायंट का पॉइंट आया था। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। हमारे देश में उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75% लोग काम कर रहे थे, इसलिए पहला 5 ईयर प्लान इसी को डेवलप करने के ऊपर बनाया गया। तो फीचर्स दे रखे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। उस समय 1950 से में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हुआ करता था। तो पहला दे रखा है लो प्रोडक्टिविटी, कि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती थी। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर लो प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा था। ठीक, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। हमारे देश के किसान को एग्रीकल्चर करने की कोई नॉलेज ही नहीं थी, कोई ज्ञान ही नहीं था। इसी वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन देखने को मिल रही थी। स्टैग्नेशन मतलब एक तरीके से बहुत हल्के हल्के ग्रो कर रहा था हमारा एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन टू ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज वेरी लो। जीडीपी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम था, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 72% पॉपुलेशन इंगेज थी। उसके बाद भी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम था। इसके अलावा उस समय एग्रीकल्चर में बात करें, फीचर्स आएंगे आप अगर लिखने को तो ये भी लिख सकते हो। तो उस समय के टाइम पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता था। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो स्टेज होती है जहाँ पे एक काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो लिखा है इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क दैट आर रियली नीडेड। मतलब उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक, इसको आप एग्जाम्पल से भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है बता देता हूँ। जैसे मान लो सपोज एक लैंड का पीस ऑफ लैंड है, ठीक, कितने भी हेक्टेयर का मान सकते हो, कुछ नहीं करना, इसमें वीट उगाते हैं कुछ लोग। तो ये 3 भाई हैं, ये 3 भाई मिलके इसमें वीट उगाते थे। इन्होंने वीट उगाई, वीट उगी 10,000 kg। ठीक, अब कुछ समय के बाद इसमें सबसे छोटा भाई जो था वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर चला गया। अब शहर चला गया तो इस ज़मीन पे खेती करने वाले कितने लोग रह गए? 2 ही लोग रह गए। अब जब प्रोडक्शन हुआ, इस बार भी इन्होंने वीट उगाई, तो वीट का प्रोडक्शन इस बार भी 10,000 kg हुआ। तो मतलब अगर हम बात करें तो इस पूरे खेत में काम करने के लिए ये 2 लोग सफिशिएंट थे, और ये तीसरा इंसान जो इस खेत में उस समय काम कर रहा था वो जो था तब भी 10,000 का प्रोडक्शन था, अब भी 10,000 का प्रोडक्शन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये तीसरा इंसान जो था ये क्या था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार था हमारा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मतलब उस समय के टाइम पे कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी किसान के ऊपर। किसान पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक, जो कि अनइवन थी, मतलब अच्छी बारिश होती थी तो अच्छी फसल होती थी, और बुरी बारिश का मतलब बुरी फसल
होती थी। सब्सटेंस फार्मिंग, जो फार्म हमारे देश के किसान थे वो उस समय क्रॉप्स ग्रो करते थे फॉर वंस ओन यूज़, अपने कंजप्शन के लिए, विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड, क्योंकि उनके पास सरप्लस बचता ही था ट्रेड करने के लिए। ठीक, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब उस समय गाय भैंसों का इस्तेमाल होता था खेत जोतने के लिए, हार्वेस्टिंग मशीन्स वगैरह जो थी, जो मोस्टली मैनुअल्स होती थी, वही इस्तेमाल की जाती थी। ठीक, कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, ये हमारा वहाँ भी था। फार्मर्स जो थे वो एक क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते थे, जो कि उन्हें बाउंड करता था उनके लैंडलॉर्ड से। हमने पढ़ रखा है ज़मींदारों से। लैंडलॉर्ड जो थे यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लोग फार्मर्स से खूब ज़्यादा ब्याज वगैरह लिया करते थे, या कह लो रेंट वगैरह लिया करते थे। तो ये सब एग्रीकल्चर की स्थिति थी। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए, जो हम पहले भी लगभग पढ़ के आ गए थे, हमने दोबारा से यहाँ पे देखी है। ठीक, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए अगर देखा जाए, सरकार ने कुछ काम किए। क्या काम किए वो हमें पढ़ाए जाएंगे। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए 2 तरीके के रिफॉर्म्स लेके आई। तो हमें 2 तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। पहले हैं हमारे लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे होते हैं हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? तो ये ज़मीन से जुड़े कुछ रिफॉर्म्स थे जो सरकार लेके आई थी। इसके अंदर सरकार ने क्या किया था? लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, दीज हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय वेरियस अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये रिफॉर्म्स जो थे बहुत सारी डेवलप्ड और अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने इस्तेमाल किए थे, ताकि देश के अंदर लैंड रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हासिल किया जा सके, मतलब लैंड को इक्वली डिवाइड किया जा सके। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी। इनकी ज़रूरत हमें इक्विटी के ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए थी, और एग्रीकल्चर में जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए थी। तो खैर ये दोनों पॉइंट तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। अगर हम बात करें, सरकार ने क्या करा, 3-4 रिफॉर्म्स सरकार लेके आई थी। तो 4-5 रिफॉर्म्स हम वो पढ़ लेते हैं जो सरकार लेके आई थी। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 5 हेडिंगें आपको याद करनी है। कौन कौन सी करनी है बता देता हूँ। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रीज, लैंड सीलिंग याद करनी है। ठीक, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग याद करनी है, रेगुलेशन ऑफ रेंट याद करनी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ याद करनी है। तो ये आपको इसमें याद करनी है। पढ़ लेते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी ये क्या था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सरकार के बीच में और किसान के बीच में एक इंटरमीडिएटरी होती थी ज़मींदार नाम की, ये हटा दी गई। ठीक, तो यहाँ यही दे रखा है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज ब्रॉट 2 करोड़ या 200 लाख टीनेंट्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद गवर्नमेंट। इस जमींदारों के हटने से जो करीबन 2 करोड़ किसान से ज़्यादा जो लोग थे, किसान थे, वो हमारे सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। अब वो सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहे थे। ओनरशिप राइट्स वर ग्रांटेड टू द टीनेंट्स, गेव देम इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड वर्क इफेक्टिवली। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज में क्या किया गया, इसके बाद हम ये देखेंगे आगे। लैंड सीलिंग भी की गई और ओनरशिप राइट्स किसानों में बांटे गए। मतलब सरकार ने क्या किया, ज़मींदारों से जो फालतू ज़मीन थी उन्होंने कब्जा रखी थी वो छीन ली, और वो जो किसान उस ज़मीन पे खेती कर रहे थे वो उन्हीं किसानों को बांट दी। किस मोटिव से बांट दी? अब ऑब्वियस सी बात है, उन किसान, सरकार ने सोचा अगर मैं इस किसान को ये ज़मीन का टुकड़ा दे दूंगा तो ये खूब ज़्यादा मेहनत से खेती करेगा, क्योंकि अब ये ज़मीन इसकी है। पहले तो ये था कि इस ज़मीन पर ये मेहनत से खेती नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि ये सोचता था कि यार जितनी भी फसल मैं उगाऊंगा उस फसल में आधी से ज़्यादा फसल तो ज़मींदार ले जाएगा, मुझे क्या फ़ायदा, क्यों उगाऊं फसल में। ठीक, लेकिन अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब तो ये मेहनत से उगाएगा, पूरा प्रोडक्शन इसी का है, तो इससे हो सकता है जीडीपी बढ़े, इनकी इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये सरकार का इसके पीछे मोटिव था कि इन्हें ओनरशिप राइट्स दिए गए। मेन मोटिव वाज टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन। सरकार का मेन मोटिव ये था कि हमें एक्सप्लॉयटेशन रोकना था सरकार को कल्टीवेटर्स का ज़मींदार के द्वारा। हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। लेकिन सरकार की ये स्कीम ज़्यादा काम नहीं करी। क्यों नहीं करी? कुछ एरियाज़ में जो फार्मर ज़मींदार थे कंटिन्यू टू ओन द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लॉ। मतलब सरकार ने जो ये कानून बनाया था, इस कानून के अंदर कुछ कमियाँ थी। तो ज़्यादातर जगहों पे कुछ एरियाज़ में जो ज़मींदार थे उन लोगों ने उन कमियों का इस्तेमाल करा और ख़ुद को ही ओनर बना के, मतलब कल्टीवेटर शो कर दिया। वो यहाँ पे लिखा है उनके हिस्से में फिर भी ज़मीन रही। इन सम केसेस टीनेंट वर इविक्टेड एंड ज़मींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। कुछ एरियाज़ में कि ज़मींदारों ने किसानों को मार के भगा दिया और खुद ही कह दिया कि हम सब खुद ही खेती करते हैं, तो ज़मीन उन्हीं को मिल गई। तो ये एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरी में ये फेल होने पे लिखेंगे कि ये काम क्यों नहीं करी। इसके अंदर क्या था, सरकार ने इसके अंदर याद रखना है ओनरशिप राइट प्रोवाइड कर दिए थे किसे, उन्हीं लोगों को जो खेती कर रहे थे। इससे उन्हें जो था आउटपुट इंक्रीज करने का इंसेंटिव मिलेगा। मेन मोटिव था सरकार का कि एक्सप्लॉयटेशन रोकना। इससे क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा किसान जो थे वो सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। तो ये आपको याद रखना है। इससे
इस गोल को पूरी तरीके से सरकार सर्व क्यों नहीं कर पाई है, पूरी तरीके से काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ में कानून में कुछ कमियां थी, उनका इस्तेमाल करके ज़मींदार बच गए, उनके हिस्से में अभी भी बहुत सारी ज़मीन थी। इसके अलावा कुछ जगहों पे ज़मींदारों ने किसानों को मार के भगा दिया और खुद को ही कल्टीवेटर शो कर दिया। अगला था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या था? लैंड सीलिंग का मतलब एक लिमिट लगा देना, ठीक, एक लिमिट लगा देना कि एक इंसान के पास कितनी ज़मीन हो सकती है, इस चीज़ को लैंड सीलिंग कहते हैं, ठीक। इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब सरकार ने क्या किया, एक लिमिट लगा दी कि भाई एक इंसान के पास, जैसे मान लो सरकार ने कहा कि 10 बीघा ज़मीन ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। अब अगर बाई चांस, जिस सरकार ने ये नियम बना दिया, अब तुम्हारे पास निकली 20 बीघा ज़मीन, तो अब क्या होगा, तो 10 बीघा ज़मीन तुमसे तुम्हारी सरकार छीन लेगी, ठीक। तो यही चीज़ लैंड सीलिंग कहलाई हमारी, मतलब सरकार ने इसमें स्पेसिफिक लिमिट फिक्स कर दी कि एक इंसान कितनी ज़मीन ओन कर सकता है। बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट, इस लिमिट से ज़्यादा ऑल लैंड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्सन को बिलोंग करने वाली नीड जो लैंड हो गई, 10 बीघा तो तुम्हारी ही है, और बची हुई 10 बीघा जो हो गई वो टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, वो सरकार ले जाएगी। अब द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। इस सरकार का इसके पीछे मोटिव था कि जो कंसंट्रेशन हो रहा था ज़मीन का कुछ ही लोगों के पास, मतलब जो खेती करने वाली ज़मीन थी वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रह जाए, ये करना था। बिग लैंडलॉर्ड डिलेड इट इम्प्लीमेंटेशन, बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसे डिले करने की कोशिश करी और इसके खिलाफ मतलब नारेबाजी वगैरह करी, ड्रामे वामे करे। दे यूज दिस टाइम टू गेट लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स, और उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, उनके पास फालतू ज़मीन थी, वो अपने क्लोज रिलेटिव जिन पे वो भरोसा करते थे उनके नाम पे दर्ज करा दी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, जैसे मान लो रामू काका है, ठीक। अब रामू काका ने क्या सीन कर रखा है, जैसे मान लो रामू काका की थोड़ी सी ज़मीन नोएडा में है, रामू काका की थोड़ी सी ज़मीन जो है वो मान लो रामपुर में है, ठीक। रामू काका की थोड़ी सी ज़मीन बरेली में है, रामू काका की थोड़ी सी ज़मीन बुलंदशहर में है। अब रामू काका जो है कितनी जगहों पे जाके खेती करेंगे, रामू काका को बहुत दिक्कत, यहाँ खेती करने जाएँ तो यहाँ की दिक्कत, यहाँ करने जाएँ तो यहाँ की दिक्कत, अब हर जगह तो जा नहीं सकते, रामू काका हैं एक। तो सरकार ने इन्हें एक ऑफ़र दिया, सरकार ने कहा रामू काका कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास, रामू काका ने कहा 2 बीघा जे है, 1 बीघा जे है, 3 बीघा जे है, 5 बीघा जे है। रामू काका ने टोटल 11 बीघा हो गई सब उनकी। तो सरकार ने कहा भाई एक काम करो, ये तुम 11 बीघा ज़मीन तो हमें अपनी दे दो। रामू काका ने कहा क्यों दे दो? सरकार ने कहा कि अरे सुनो तो पूरी बात, 11 बीघा ज़मीन तुम जो हमें दोगे, इसके बदले हम तुम्हें इकट्ठी ज़मीन दे देंगे 11 बीघा। अब तुम्हें ये समस्या नहीं होगी कि हाँ तुम यहाँ खेती कैसे करोगे, यहाँ खेती कैसे करोगे, ठीक। तो ये समस्या तुम्हें नहीं आएगी जो भी तुम्हें समस्या आ रही थी। तो इसी चीज़ को नाम दिया गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस फॉर स्कैटर्ड होल्डिंग हियर देन देयर। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का कंसोलिडेशन एक प्रैक्टिस थी, इसके अंदर सरकार ज़मीन अलॉट कर रही थी फार्मर्स को एक इकट्ठी जगह पे उनकी स्कैटर्ड होल्डिंग के बदले, जो कि जगह जगह बिखरी हुई थी, जैसे रामू काका की। तो सरकार कह रही है 11 बीघा एक जगह ले लो ना रामू काका, ठीक। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इससे रामू काका की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी। रिड्यूस फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स बाय, और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स भी कम हो जाएंगी। 2004 आते आते सरकार ने इतने लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कंसोलिडेट कर दिया था। तो ये हमारा दे रखा है, इसके अंदर ये हुआ। तो ये सब हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं। इसके बाद सरकार ने रेगुलेशन ऑफ लैंड कर दिया, मतलब रेंट कर दिया। जैसे कि आज के टाइम पे भी ज़मींदारी वाला सीन है। आजकल कुछ लोग हैं ऐसे ज़मींदार हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इनके पास समय नहीं है भाई, 20-25 30-50 बीघा ज़मीन है, नहीं कर रहे हैं खेती, नहीं कर पा रहे हैं, उन पर नहीं है समय, तो क्या करें, तो वो बटाई पे दे देते हैं ज़मीन, ठीक। मतलब किसी और को दे दी खेती करने के लिए, तू खेती करियो और हमें थोड़ा दे दियो, बकाया तू रख लियो, ठीक है। तो वही चीज़ है, सरकार ने इस चीज़ की फिक्स कर दिया कि भाई उसे कितना मिलेगा और तुम्हें कितना मिलेगा। तो रेंट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द क्रॉप, मतलब सरकार ने कहा कि अगर तुम ज़मीन बटाई पे दोगे तो उसका खाली 1/3 हिस्सा मिलेगा, तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये भी सरकार ने किया टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर्स रेंट वर रेगुलेटेड। एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए रेंट जो था सरकार ने वो लागू कर दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सरकार ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक ऑप्शन दिया। इसमें क्या था, कोऑपरेटिव फार्मिंग ने सरकार को समझाया, जैसे कि मान लो ये एक ज़मीन थी, ये थी शामू की, ये ज़मीन थी, ये थी त्यागी की, ये ज़मीन थी, ठीक है, थी किसी मान लो किशोर नाम के किसी इंसान की थी। तीनों की ज़मीनें बिल्कुल पास पास में थी। सरकार ने कहा कि यार तुम तीनों अलग अलग खेती क्यों कर रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, अपनी तीनों ज़मीनें मिला लो, तीनों मिल के प्रोडक्शन करो, जितना भी प्रोडक्शन हो
जिस भी चीज़ का करो उसे आपस में बांट लेना, जो कॉस्ट है उसे भी बांट लेना, तो इसी चीज़ को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा गया। तो अब कंक्लूजन दे रखा है लैंड रिफॉर्म्स का इकट्ठा अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो सक्सेसफुल हुए केरला में, वेस्ट बंगाल में, बिकॉज क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम करा, वो कमिटेड थी इस पॉलिसी के लिए, ठीक। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेकिन दूसरी स्टेट्स में ऐसा कमिटमेंट नहीं था वहाँ पे आज भी, इसलिए इनइक्वालिटी देखने को मिलती है लैंड होल्डिंग्स के बीच में। बेसिक ऑब्जेक्ट था इक्वालिटी को प्रमोट करना रूरल एरियाज में। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेटर ऑफ होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट और कोऑपरेटिव फार्मिंग। आपको ये 5 पॉइंट याद करने हैं, ठीक। इसके बाद सरकार ने कहा है टेक्निकल रिफॉर्म्स लेके। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे। टेक्निकल रिफॉर्म्स मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सरकार ने शुरू किया। तो पहला पॉइंट इसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है कि सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई थी। मोस्टली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सब्सिडी है, ठीक। तो आज देखते हैं आगे ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इसमें क्या स्थिति थी। ग्रीन रेवोल्यूशन एक रिफर्स टू, यहाँ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, बाकी सारे पॉइंट्स खाली पढ़ने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले पढ़ा देते हैं क्या लिखा है। 72% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, तुम्हें पता है। एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन मानसून, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था। अच्छा मानसून होगा अच्छी फसल होगी, वरना बुरी इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बहुत ही कम किसान थे जिनके पास अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ये परमानेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन ने ब्रोक कर दिया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ HYB सीड्स। उस समय के टाइम पे सरकार एक नई चीज़ लेके आई, HYB सीड्स, मतलब एक नई वैरायटी के सीड्स लेके आई। इन सीड्स का इस्तेमाल करने से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया कितना, 25% तक। तो ये ध्यान रखना। HYB की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। HYB से शुरुआत करते हैं। HYB सीड्स 1965 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक। मेन रीज़न जो था रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर के अंदर वो प्राइमरी था मिरेकल सीड्स की वजह से, जिनको आज HYB सीड्स के नाम से भी हम जानते हैं। इन्हें मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है। दीज सीड्स कैन बी यूज इन दोज प्लेसेस वेयर एडिकेट फैसिलिटी फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, मतलब इन सीड्स का इस्तेमाल खाली उन्हीं जगहों पर किया जाता था जहाँ पे अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटीज और वाटर सप्लाई मिलती थी। कंपेयर टू ऑर्डिनरी सीड्स, दीज सीड्स नीडेड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्डिनरी सीड्स मतलब पहले के सीड्स किसान यूज़ करते थे, उनके मुकाबले इन सीड्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत थी। द यूज़ ऑफ HYB सीड्स, टू यूज़ HYB सीड्स को यूज़ करने के लिए इंडियन फार्मर्स को जो थे अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब अच्छा खासा पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी। फर्टिलाइजर भी पैसे से आएगा, महंगा है। इसके अलावा वाटर सप्लाई चाहिए, इरीगेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, तो उसके लिए ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत खर्चा होगा। और इसके अलावा HYB सीड्स भी बहुत ज़्यादा महंगे आते थे, वेरी एक्सपेंसिव थे। तो ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी थी, ठीक। अब आगे देखते हैं एलिमेंट ऑफ HYB टेक्नोलॉजी। HYB टेक्नोलॉजी मतलब HYB सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था किसानों को, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। सबसे पहले तो HYB सीड्स चाहिए होते थे। HYB सीड गेनिंग पॉपुलरिटी फॉर वीट्स। HYB सीड्स होते वीट के, बाजरा के, राइस के, मादे के, ज्वार के, कॉटन के आते थे। HYB सीड्स इस्तेमाल करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत थी, ठीक। अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट इतने लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कंज्यूम इन 2018-19 में अगर हम बात करें तो 228 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो चुका था। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड भी चाहिए। इस सीड्स का इस्तेमाल करके जो फसल उगती है उस पर कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। तो सरकार ने इसके लिए क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट अटैक से सरकार ने 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स खोले। इरिगेशन फैसिलिटीज़, HYB टेक्नोलॉजी को अच्छी वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती थी, जिसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब छोटे और बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स खोले, जिसकी वजह से अगर हम बात करें नतीजा ये निकल आया कि जो ज़मीन थी, विच इंक्रीज, ये लैंड अंडर है, विच इंक्रीज लैंड है, ये ER नहीं है, यहाँ से हटा दो। लैंड अंडर इरीगेशन टू 45% फ्रॉम 17%। 1975 में हमारे देश में जो किसान थे, खाली 17% जो ज़मीन थी वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुआ करती थी, और जो बढ़ के अब कितनी हो गई थी, 45% पे पहुँच गई थी। उसके बाद दे रखा है आपका सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन
की कहानी कैसे सक्सेस हुआ, फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से ही पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो था वो इसका मिड 1960 से मिड 1970 के बीच में चला था। ठीक, फर्स्ट फेज में ये पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में कामयाब रहे थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज स्टेट्स हैव गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़, इन स्टेट्स के पास अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स थे वो ओनली लिमिटेड टू वीट ग्रोइंग क्रॉप्स, खाली वीट ग्रोइंग क्रॉप्स एरियाज़ की तरफ हो रहे थे। सेकेंड फेज में 1970 से लेकर 1980 के बीच में सेकेंड स्टेज चली और ये बाकी सारी स्टेट्स में भी फैल गया। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू, इस स्टेज में सरकार ने छोटे फार्मर्स को लोन देना शुरू कर दिया कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो सब्सिडी और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद सकें। मतलब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र खरीद सकें, लोन भी दे रही थी सरकार और उसके साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही थी। और सेकेंड फेज ने इसने ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स को कवर कर लिया था। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का असर क्या पड़ा हमारे देश के ऊपर? अटेनेबल मार्केट सरप्लस, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया था, हमने पढ़ा था 25% से अभी। तो मार्केटेबल सरप्लस का वही मतलब है। मार्केटेबल सरप्लस रिफर्स टू डेट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट। मतलब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का हिस्सा या वो प्रोड्यूस का हिस्सा जो किसान मार्केट में बेच रहा था अपना सेल्फ कंजप्शन करने के बाद। ठीक, अ गुड पोर्शन ऑफ राइस एंड वीट वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। उस ज़माने में राइस और जो वीट थी सबसे ज़्यादा जो थी प्रोड्यूस हो रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और किसान सबसे ज़्यादा उसे बेच रहे थे। इसकी वजह से आज भी चावल और गेहूँ के दाम बहुत सस्ते हैं। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर हम बात करें, सरकार इससे बफर स्टॉक मतलब गोदाम में स्टॉक क्रिएट करना इमरजेंसी के लिए सरकार ने शुरू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट ग्रेन टू यूज एज अ बफर स्टॉक इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड वगैरह। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सरकार जो थी वो प्रोक्योर कर पाई, मतलब इकट्ठा कर पाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट ग्रेन, अच्छी खासी फ्रूट ग्रेन्स एज अ बफर स्टॉक, मतलब संभाल के रख लिया सरकार ने गोदाम में, उसे सेव करके बैकअप के तौर पे, ताकि कभी भी नेचुरल क्लेमिटी आए, फ्लड वगैरह आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। ठीक, जो लो इनकम ग्रुप थे, गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। क्यों? लार्ज पोर्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज सोल्ड बाय द फार्मर इन द मार्केट। अब फार्मर्स जो थे मार्केट में वीट और राइस सबसे ज़्यादा बेच रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ? देयर प्राइसेस डिक्लाइन, उनके प्राइसेस जो थे कम हो गए। दिस डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स के प्राइस में जो ये कमी आई, इससे सबसे ज़्यादा फायदा लो इनकम ग्रुप पीपल को मिला, गरीब लोगों को मिला। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो हमने देखा ही कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको आप ये इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हो। 1951 में 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 660 केजी जो थी वीट उग रही थी। मतलब अगर ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 1951 में मैं इस पे खाली 660 केजी गेहूँ ही उगा पा रहा था और खाली 565 केजी, सॉरी 665 केजी राइस उगा पा रहा था। लेकिन 1920 जैसी आई 2019 जो मेरी वीट थी उसका प्रोडक्शन जो था वो इतना हो चुका है, और जो राइस है उसका प्रोडक्शन इतना केजी हो चुका है। मतलब बढ़ गया है। वीट का प्रोडक्शन 660 केजी थे, हमारा इंक्रीज होकर 3421 केजी पर हेक्टेयर हो गया, और राइस का प्रोडक्शन 665 केजी से बढ़ के 2705 केजी हो गया है। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, राइज इन आउटपुट की वजह से मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हुआ। मतलब फार्मर्स होते खुद तो खा ही रहे थे, उसके बाद भी बच रहा था, मार्केट में बेच रहे थे, जिससे क्या हुआ? फार्मर्स जो ने क्या करना शुरू कर दिया, उस सामान को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ठीक, तो मतलब अब यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिला, किससे? सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल